इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष सत्र बुलाने पर विचार नहीं कर रही है। विपक्ष लगातार विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है। जुलाई यानी कि अगले महीने मॉनसून सत्र पहले से ही प्रस्तावित है, इसलिए इससे पहले कोई विशेष सत्र नहीं बुलाया जाएगा। बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, लगातार विपक्ष की ओर से दबाव बनाया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार को एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए और इस पर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई सभी जानकारियां देश के साथ साझा की जानी चाहिए। लेकिन सरकार का कहना यह है कि मॉनसून सत्र पहले से ही जुलाई में प्रस्तावित है और इसलिए फिलहाल किसी विशेष सत्र की आवश्यकता नहीं है। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से मात खाने के बाद अब पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने भारत से बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है। अपनी एयरबेस की तबाही और करारी हार के बाद पाकिस्तान ने अब झूठ फैलाने के लिए एक डेलीगेशन अमेरिका भेजा है। पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में भेजे गए इस डेलीगेशन ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्यों के सामने भारत से बातचीत की गुहार लगाई है। बिलावल भुट्टो ने बताया कि कैसे सिंधु जल समझौता रद्द होने से पूरे पाकिस्तान पर खतरा मंडरा रहा है। बिलावल भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र में चीन के स्थायी प्रतिनिधि से भी मुलाकात की है। हालांकि इसमें भी भुट्टो ने कश्मीर का राग अलापना नहीं छोड़ा और कहा कि वो भारत के साथ भारत के सिंधु जल समझौते के अलावा व्यापार और जम्मू कश्मीर पर बात करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ऐसे वक्त पर अमेरिका पहुंचे हैं जब शशि थरूर के नेतृत्व में भारतीय डेलीगेशन भी वहां पर पहुंचने वाला है। शशि थरूर अमेरिकी सांसदों और सीनेटर्स से मुलाकात कर पाकिस्तान की पोल खोलेंगे। साथ ही शशि थरूर की अमेरिकी थिंक टैंक के साथ भी मुलाकात है। इस दौरान शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष मजबूती से सामने रखेंगे। अब बात रशिया यूक्रेन की करेंगे। यूक्रेन के भीषण ड्रोन अटैक के बाद सबकी नजर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर है। पुतिन के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है ये पुतिन ही जानते हैं। पुतिन का ज़ेलेंस्की से ये बदला कितना भीषण होने जा रहा है? क्या वो यूक्रेन के खिलाफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने वाले हैं? इन सभी सवालों के बीच एक बड़ी खबर ये जो तुर्की से आ रही है। इस्तांबुल में रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता बिना नतीजे के ही खत्म हो गई। रशिया यूक्रेन युद्ध विराम पर राजी नहीं हुए, कोई सीज फायर नहीं होगा। रशिया ने यूक्रेन के सामने सीज फायर के लिए जो शर्तें रखी वो यूक्रेन को मंजूर नहीं है। यूक्रेन ने इन शर्तों को ठुकरा दिया है। दोनों देशों के बीच इस्तांबुल में चली शांति वार्ता 1 घंटे में ही खत्म हो गई। रशिया ने सीज फायर के लिए यूक्रेन से क्रीमिया समेत लुहांस्क, डोनेट्स्क, खैरसोन और जपोरिजिया छोड़ने की मांग की थी। रशिया ने कहा कि यूक्रेन फौरन इन इलाकों से अपनी फौज को हटा ले, लेकिन यूक्रेन इसके लिए राजी नहीं हुआ। रशिया ने यूक्रेन के सामने नाटो में भी नहीं शामिल होने की कंडीशन रखी थी। ज़ेलेंस्की को यह भी मंजूर नहीं था। यूक्रेन ने रशिया की इन शर्तों को न सिर्फ ठुकराया बल्कि इसे आत्मसमर्पण जैसा बताया। रशिया ने इस्तांबुल में जो पीस मेमोरेंडम यूक्रेन को सौंपा है उसमें सीज फायर के लिए कुछ कंडीशंस रखी गई हैं। वो कंडीशंस क्या है वो आप देखें। रशिया ने क्रीमिया, डोनेट्स्क, लुहांस्क, जपोरिजिया और खैरसोन पर दावा किया है। यहां से यूक्रेनी सेना को फौरन हटने के लिए कहा है। रशिया यह भी चाहता है कि यूक्रेन नाटो या फिर किसी और मिलिट्री गुट में शामिल ना हो। ज़ेलेंस्की यूक्रेन में जल्द से जल्द इलेक्शन करवाएं। इसके अलावा रशिया ने यूक्रेन के सामने यह भी शर्त रखी कि वो परमाणु हथियार नहीं रख सकता है, लेकिन इन तमाम शर्तों से ज़ेलेंस्की ने इनकार कर दिया। हालांकि दोनों देश एक दूसरे के मारे गए लगभग 6000 सैनिकों के शवों को अदला बदली करने के लिए राजी है। इसके अलावा रशिया यूक्रेन एक दूसरे के यहां बंधक उन सैनिकों को भी लौटाएंगे जो घायल हुए हैं, जो बीमार हैं या फिर 25 साल से कम उम्र के हैं। तो पुतिन की सीज फायर कंडीशन जो यूक्रेन को मंजूर नहीं है, इस वजह से अब कोई सीज फायर नहीं होगा। लेकिन इस वार्ता के बीच में एक अच्छी बात यह रही कि जितने घायल सैनिक हैं, जितने सैनिकों के शव हैं, उनकी अदला बदली की जाएगी। यूक्रेनी पक्ष सामान्य रूप से युद्ध विराम की बात कर रहा है। हमने कुछ हिस्सों में 2 या 3 दिनों के लिए युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है। अब हमारे सैन्य विशेषज्ञ यूक्रेनी लोगों के साथ मिलकर इस पर काम करेंगे।
कुछ क्षेत्रों में एक छोटा युद्ध विराम किया जा रहा है। ड्रोन बंद कर दिए गए हैं ताकि कमांडर अपने सैनिकों के शव उठा सकें। इस बीच रशिया ने यूक्रेन के हमले का जवाब बड़े जोरदार तरीके से दिया, बड़ा पलटवार किया। रशिया ने 400 से ज्यादा ड्रोन से यूक्रेन के सूमी, खार्किव, डोनेट्स्क, ज़पोरिज़िया और खेर्सोन इलाके में जबरदस्त हमला किया। यूक्रेन के इंडस्ट्रियल इलाकों पर रशियन फाइटर प्लेन ने बम बरसाए। रशिया ने अपने बॉम्बर्स से यूक्रेन के मोबाइल ड्रोन ऑपरेटिंग यूनिट्स को भी निशाना बनाया। इसके साथ ही यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर और इंडस्ट्रियल सेंटर खार्किव में 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इनमें से एक मिसाइल एक स्कूल के पास जाकर गिरी और दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर जाकर गिरी। इसके साथ ही रूस की आर्मी ने दावा यह किया कि उसने सूमी और डोनेट्स्क इलाके में यूक्रेन के कई गांवों पर कब्जा कर लिया है। ज़पोरिज़िया इलाके में भी रशिया की फौज आगे बढ़ रही है। यूक्रेन का यह सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला इलाका है और इस हमले में रशिया ने यूक्रेन के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के साथ ही सिविल एरियाज को भी टारगेट किया है। यूक्रेन के ऊपर रशिया के Su-34 फाइटर जेट भी जबरदस्त बमबारी कर रहे हैं। रशियन मीडिया की तरफ से ऑपरेशन के लिए जाते हुए Su-34 फाइटर जेट की तस्वीरें भी जारी की गई है। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई है। ये देखिए Su-34 जो बमबार्डिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। रशिया की तरफ से हो रहे ताबड़तोड़ हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाना जरूरी है। रूस पर अगर दबाव नहीं बनाया गया तो पुतिन खेल खेलते रहेंगे। Sanctions against Russia are necessary. It's important to seriously limit Russia's oil trade and its use of tankers. Sanctions, including secondary ones, tariffs and price caps, can work and push Russia toward peace. Without pressure, Putin will just keep playing games with everyone who wants this war to end. इस बीच यूक्रेन और रशिया के बीच भीषण होते जा रहे युद्ध के बीच ब्रिटेन ने बड़ा बयान दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा है कि हमारी सेना युद्ध लड़ने की तैयारी की तरफ आगे बढ़ रही है। नाटो आने वाले समय के खतरों के लिए पूरी तरह से तैयार है। First, we are moving to war-fighting readiness as the central purpose of our armed forces. When we are being directly threatened by states with advanced military forces, the most effective way to deter them is to be ready. And frankly, to show them that we're ready. To deliver peace through strength. Third, we will innovate and accelerate innovation at a wartime pace, so we can meet the threats of today and of tomorrow as the fastest innovator in NATO. Now, this doesn't mean replacing people or hardware. Quite the opposite. It means learning the lessons of Ukraine, which I've discussed many times with President Zelensky, to ensure that every capability we have works seamlessly together. और दमदार 10 में अब बात होने जा रही है मानसूनी आफत की। बड़ी खबर नॉर्थ ईस्ट से, जहां पर मानसूनी बादल जमकर बरस रहे हैं। असम से लेकर मणिपुर, अरुणाचल से लेकर सिक्किम तक हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 10 दिन नॉर्थ ईस्ट में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। असम में सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है। असम में अब तक बाढ़ से 36 लोगों की जान गई है। वहीं मणिपुर में 56,000 लोग बाढ़ की चपेट में हैं। 3,000 लोगों को रेस्क्यू करके रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया गया है। आने वाले दिनों में नॉर्थ ईस्ट में बादल और मुसीबत बनकर बरसने वाले हैं। आपको कुछ तस्वीरें इम्फाल की दिखा रही हूं। मणिपुर से आई हुई ये तस्वीरें देखिए। मूसलाधार बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। पूरे शहर में, घरों में पानी दाखिल हो रहा है। लोग केवल मदद का इंतजार कर रहे हैं। ये इम्फाल का मेन मार्केट एरिया है जो पानी से लबालब भरा हुआ दिखाई दे रहा है। दुकानों और घरों में बारिश का पानी दाखिल हो चुका है। अब एक तस्वीर रेस्क्यू की भी आपके सामने, ये भी इम्फाल से ही आई है। निचले इलाकों से लोगों को निकालने के लिए
प्रयास किए जा रहे हैं और उन्हें राहत शिविरों तक पहुंचाया जा रहा है। सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी हुई हैं। लाइफ बोट के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। लोग सैलाबी संकट के बीच अपना घर छोड़ने पर मजबूर हैं। उनके पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इम्फाल में बाढ़ ने किस कदर हाहाकार मचाया, इसकी एक और तस्वीर आपके सामने। लगातार हो रही बारिश की वजह से निचले इलाकों में बारिश का पानी भर गया है। घरों के फर्स्ट फ्लोर पानी में डूब चुके हैं। घरों में लोगों की जो गाढ़ी कमाई है, जो उनके फर्नीचर है, उनका सामान है, सब कुछ पानी में खराब हो रहा है। इम्फाल में हालत जो है उसके बाद तो सेना को उतरना ही पड़ा। एक तस्वीर सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन की भी आप देख रहे हैं। सेना के जवान बाढ़ में फंसे हुए लोगों को बचा रहे हैं, जरूरी सामान उन तक पहुंचा रहे हैं। सैलाब के बीच फंसे हुए एक एक परिवार के लिए सेना का जवान देवदूत है।